1996 में अंजना गावित और उसकी बेटियों को पुणे के यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल में जब बाकी कैदियों को इन तीनों के गुनाह के बारे में पता चला तो उनमें से कुछ कैदियों को अपना जुर्म छोटा लगने लगा और जुर्म करने वाले भी जेल में हर कोने पर ये कहते चलते कि इस जमाने में कैसे कैसे लोग हैं। अंजना, रेणुका और सीमा को जब से जेल में रखा गया तभी से जेल के अंदर बंद कैदियों को एक हॉट टॉपिक मिल गया था। जेल में सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर सिर्फ उन 3 माँ बेटियों के गुनाहों के बारे में ही बात करते रहते। हर दिन दोपहर में लंच टाइम पर लोग एक दूसरे से कुछ इस तरह से बातें करते। पहला कैदी, जो कि मर्डर करके जेल में बंद है, वो अपने कैदी दोस्तों से बोलता है, अरे उसकी माँ को देखे हो, बिल्कुल दैत्य जैसी लगती है। इतना भयंकर गुनाह कोई कैसे कर सकता है यार। दूसरा कैदी, जो 3 साल की छोटी बच्ची का रेप करने के जुर्म में अंदर है, वो बोला, अरे बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और इन लोगों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आखिर बच्चे इनका क्या बिगाड़ते होंगे, कैसे पापी लोग हैं। तीसरा कैदी, जिसने जमीन के विवाद में अपनी फैमिली को जान से मार दिया, वो बोलता है, अरे कैसी माँ है जो अपनी बेटियों से इस तरह के काम करवाती रही है, हैं? एक मेरी माँ थी जो कभी कोई बुरे काम करने को नहीं बोलती थी, और एक ये माँ है। ये सब इंसान नहीं है, बिल्कुल शैतान है। एक जगह काफी कैदियों को इकट्ठा देख जेल सुपरिंटेंडेंट आया और बोला, ए, चलो जाओ जाओ अपने अपने सेल में। तुम सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। जेल में आने के बाद अब अंजना, रेणुका और सीमा को पता भी नहीं था कि आगे और कैसे कैसे दिन देखने को मिलेंगे। अब जाकर उन तीनों को यह आभास होने लगा था कि शायद यहां से लौटकर बाहर जाना उनके नसीब में नहीं है। जेल में बाकी कैदियों के जुर्म को सुन सुनकर ये तीनों अक्सर अपने जुर्म का आंकलन करती रहती और आंकलन के दौरान उन्हें ये महसूस होता कि शायद उन्हें क्या सजा दी जाएगी। जेल में पहले से बैठे कैदी भी उन तीनों माँ बेटियों को क्या सजा मिलने वाली है, इस पर अपनी दलील पेश करते रहते। इन सभी चीजों को देखकर अंजना बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे पता चल गया था कि उसे क्या सजा मिलने वाली है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अंजना के साथ साथ रेणुका और सीमा के भी जोश अब ठंडे पड़ चुके थे। उन्हें देखकर अब यह आभास होने लगा था कि अपने किए हुए पाप का अब उन्हें पछतावा हो रहा है। तीनों बाहर जाने के लिए बिल्कुल उम्मीद लगाकर शांत बैठी रहती थी। अंजना बार बार अपने वकील से ये बात पूछती, क्या हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे? और हर बार वकील सिर्फ ये कहकर चला जाता, देखिए, कोशिश में लगा हुआ हूं, बस आप लोग मुझ पर विश्वास करें। अंजना के साथ साथ रेणुका और सीमा भी एक विश्वास, एक उम्मीद में जी रही थी। उन दोनों को भी नहीं मालूम था कि अंजाम क्या होने वाला है। जिस कहानी को रेणुका और सीमा ने अपनी माँ के साथ साथ मिलकर लिखा था, उस कहानी का अंत किस तरह से होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया था। पुलिस जी जान लगाकर तहकीकात कर रही थी, छोटे से छोटे सुराग को भी ढूंढ कर निकाल रही थी, क्योंकि इस केस पर मीडिया अपनी नजरें टिकाए हुए थी, जिसके कारण पुलिस प्रशासन पर प्रेशर बना हुआ था। क्योंकि हर रोज के अखबार में इस केस से रिलेटेड कुछ ना कुछ मीडिया वाले छापते ही रहते। सभी लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स में इस केस की कहानी को छापा जाता, जिससे ये खबर दूर दराज तक फैल गई थी। उसी दौरान इस केस को मीडिया के द्वारा ही एक और नाम दे दिया गया, जिसे हम गावित सिस्टर केस के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 1996 में पकड़े जाने के बाद से लगभग अब 1998 आ चुका था। लगभग 2 साल से जेल में बंद अंजना और उसकी दोनों बेटियां सजा का इंतजार कर रही थीं। लगभग 2 साल से जेल में बंद रहते हुए उन्हें इस तरह की जिंदगी जीने की आदत हो चुकी थी, पर दिल और दिमाग के किसी कोने में अभी भी ये डर जिंदा था कि अभी तक अदालत ने हमें कोई सजा नहीं सुनाई है। सीमा अक्सर अकेले में बैठकर ये सोचती रहती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अदालत हमारे गुनाहों को माफ कर दी है। उसके मन में अनेकों प्रश्न उठते रहते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश में लोगों के द्वारा किए हुए जुर्म के नीचे हमारा जुर्म दब गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी फाइल्स कहीं सरकारी दफ्तरों में खो गई हों। सीमा चुपचाप अकेले में बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक रेणुका आई और बोली, क्या सोच रही हो अंधेरे में बैठकर? सीमा बोली, मुझे तो कुछ सोचना भी नहीं आता, और अगर कुछ सोच भी लूं तो उससे क्या होने वाला है। ये बोलते बोलते सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू ठीक उसी तरह से बह रहे थे जिस तरह से सीमा कभी कभी किसी अबोध बच्चे के सिर को जमीन पर पटकती थी और
तब उस बच्चे की आंखों से आंसू बहते थे। इन 2 सालों में सीमा, रेणुका और अंजना को समझ आ चुका था कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। जो सारे इमोशंस उन तीनों के अंदर खत्म हो चुके थे, वो अब पिछले 2 सालों में भर भर कर रेणुका, सीमा और अंजना के अंदर दिखाई देने लगे थे। रेणुका सीमा के आंसू पोंछते हुए बोली, रोने से अब क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया। सीमा से सकते हुए बोली, यही तो नहीं होना था। वक्त के साथ सब कुछ कैसे बदलता चला गया, मुझे कभी इस बात की भनक नहीं लगी। अब तो समझ में भी नहीं आता कि मैं जिंदा हूं या मुर्दा। रेणुका उसके कंधे के सहारे उसके पास बैठती हुई बोली, सच पूछो तो हम जिंदा लाश हैं। मरने के बाद लोग किसी तरह के हो जाते होंगे, जहां उनके पास अपनी बीती हुई जिंदगी को लेकर सिर्फ सवाल रहता होगा। वो सारे सवालों का जवाब उन लोगों को कभी नहीं मिल पाता होगा। सीमा रेणुका की बात से सहमत होती हुई बोली, सवाल खड़ा ही क्यों करना है? क्या हम बाकियों की तरह जिंदगी नहीं जी सकते थे? रेणुका बोली, जिंदगी जीने का होश किसे था? हम तो सिर्फ दूसरों की जिंदगी लेते रहे। दूसरों की जिंदगी ली भी इस आस से कि हम जी पाए, पर वो पूरा कहाँ हुआ? सीमा आंसू पोंछते हुए बोली, काश बाकियों की माँ जैसी हमारी माँ होती तो आज शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। तभी अचानक उनके पास दौड़ता हुआ एक गार्ड आया और रेणुका से कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें जोर जोर से पुकार रही है। ये बात सुनने के बाद दोनों बहनें दौड़ते हुए अपनी माँ अंजना के पास पहुंची, जहां उन दोनों ने देखा कि उसकी माँ बेसुध जमीन पर पड़ी हुई है। कुछ कैदी उसकी डेड बॉडी के पास खड़े हैं, साथ ही साथ 2-4 सिपाही भी खड़े हैं। तभी एक डॉक्टर की टीम आई और उस बॉडी को उठाकर ले गई। पर इधर रेणुका और सीमा को डॉक्टर के बताने से पहले ही पता चल चुका था कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आगे चलकर डॉक्टर ने बताया कि बढ़ती हुई उम्र और दिन प्रतिदिन बिगड़ती हुई तबीयत के कारण ही अंजना की मौत हुई है। अंजना की मौत के बाद रेणुका और सीमा कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों के लिए सही पर एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। अपनी माँ की मौत देखकर रेणुका और सीमा फिर से हर रोज मरने लगी थी। उन्हें समझ में आ चुका था कि अदालत उन्हें कोई भी सजा दे पर मौत से बड़ी कोई चीज नहीं दे सकती, और ये दोनों बहनें हर रोज अपने आप को मरता हुआ महसूस कर रही थीं। इन दोनों की बॉडी चलती फिरती डेड बॉडी बन चुकी थी। जब कभी जेल की 4 दीवारी की तरफ इनकी नजरें जाती, तब रेणुका और सीमा ये भूल जाती कि 4 दीवारी की दूसरी तरफ भी कोई दुनिया बसती है। उन्हें सिर्फ ये याद आता कि अभी कुछ दिनों में सजा मिलने वाली है, और वो सजा क्या मिलेगी इसका अनुमान वो बहुत पहले से लगाकर बैठी थी। पर अदालत उन दोनों को सजा कब सुनाएगी, इसका इंतजार करते हुए लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे। अपनी सजा का 1996 से इंतजार करते हुए शताब्दी बदल चुकी थी और नए साल के रूप में 2001 आ चुका था। पर रेणुका और सीमा की आंखें सिर्फ तलाश रही थी एक ऐसे दिन को जिस दिन ये पता चल जाए कि उनकी जिंदगी और कितनी बची है।